तो एआईसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग यूपी टेट सीडीपी 2026 के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 2019 के पेपर 1 और पेपर 2 तथा उसके पहले 2021 के पेपर 1 और पेपर 2 को सॉल्व कर लिया है। आज की वीडियो हम लोग यूपी टेट 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर 1 सीडीपी सेक्शन देखेंगे। सीडीपी सेक्शन चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों एक ही होता है। तो चलिए समझते हैं हम 2018 पेपर 1 जो एग्जाम हुआ था उसमें सीडीपी के कैसे क्वेश्चंस आए थे और उनको हम बनाने का प्रयास करते हैं। जो हमने पढ़ा हुआ है अब आप देख रहे होंगे कितना यूजफुल है और कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, यानी कि जो कोहलर थे वो क्या कहना चाहते थे, सीखना क्या है, वो क्या कहना चाहते थे वो समझिए। पहला, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकारी है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको अगर याद होगा तो कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था, अर्थात ज्ञान में वृद्धि, संज्ञान में वृद्धि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संज्ञानात्मक संकारी है। ठीक है, सूझ के सिद्धांत या कोहलर ने जो सिद्धांत दिया था उनसे वो सिद्ध करना चाहते थे जो सीखना है, जो लर्निंग है वो क्या है, एक संज्ञानात्मक संकारी है या संज्ञान में वृद्धि का प्रोसेस है। ठीक है, अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न नंबर 2, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से शुरू करना चाहिए? देखिए, जब भी आप कोई नई भाषा शुरू करेंगे एकदम निम्न से निम्न या एकदम शुरू से शुरू करिए। जैसे आपको हिंदी सीखना है तो पहले वर्ण समझिए, वर्ण के बाद शब्द, अक्षर, तब वाक्य पे आइए। तो चलिए समझते हैं। अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, पहले अक्षर फिर शब्द। अगला, वाक्य गलत बात है, पहले शब्द जानना होगा। शब्दों के निर्माण से ये भी गलत बात है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। अक्षरों व शब्दों के साहचर्य से, पहले आप नई भाषा के अक्षर को सीखिए, फिर शब्दों को सीखिए और उन्हीं दोनों का समन्वय कर दीजिए, आप नई भाषा सीखने लगेंगे। प्रश्न नंबर 3, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? हमने आपको बताया था समावेशी कक्षा में चाहे कमजोर बच्चा हो, तेज बच्चा हो, विशिष्ट बच्चा हो, दिव्यांग बच्चा हो, सबको सम्मिलित करना है। केवल विशिष्ट छात्र गलत, केवल लगा दिया गलत। सामान्य और विशिष्ट ये हो सकता है, दोनों लिखा है। केवल सामान्य गलत। बहुभाषी और प्रतिभाशाली, अच्छा, बाकी जो सामान्य बच्चे रहेंगे वो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामान्य बच्चे और प्रतिभाशाली या कह लीजिए सामान्य और जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, विशेष बच्चे होते हैं, सबके सब समावेशी कक्षा में सम्मिलित होकर पढ़ाए जाने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? आप बताइए। गणित संबंधी अक्षमता यानी कि जिसको गणित सीखने में दिक्कत है, तो सिंपल बात है, चारों के चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, गणना दोष। जिस बच्चे के अंदर गणित वाली प्रॉब्लम रहेगी वो कैलकुलेशन में कमजोर रहेगा, डिसकैलकुलिया। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? यानी कि समावेशी मतलब सबको एक साथ पढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? पहला, क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी न होना, होना चाहिए। अलगाव, बिल्कुल नहीं। संवेदनशीलता, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, जब भी समावेशी कक्षा हो तो बच्चा किसी भी परिवेश से हो, किसी भी परिदृश्य से हो, किसी भी सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कोण से आया हो, हमेशा एक शिक्षक का दृष्टिकोण संवेदनशील होना चाहिए, अर्थात सबके साथ एक समान प्रेम पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। ऐसा न हो कि जो ज्यादा अमीर है उसके साथ अच्छा व्यवहार, गरीब के साथ आप रूडली बिहेव करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके साथ संवेदनशील रहेंगे तभी समावेशी कक्षा सुचारू रूप से चलेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? देखिए, संवेग मतलब वो प्रक्रिया जिसमें शरीर और मानसिक दोनों स्थिति बदल जाए। जैसे अगर आप रात में जा रहे हैं, अचानक कुत्ते भौंकने लगे तो आपके शरीर पूरी कंपकवाहट होने लगेगी और दिमाग डर जाएगा या दिमाग में सोचने लगे कैसे हम भागे, तो ये होता है संवेग। ऐसी कौन सी अवस्था है? देखिए,
व्यवहारात्मक, आपका व्यवहार चेंज हो जाएगा, ये तो संवेग है। दैहिक, हमारा शरीर भी चेंज हो जाएगा, ये भी संवेग है। संज्ञानात्मक, ये भी संवेग है। संवेदी संवेग नहीं है, संवेदी मात्र एक शब्द है, ये संवेग का तत्व नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ज्यादातर लोग संवेदी ही मार देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि ब्लूम का जो वर्गीकरण है बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लूम के वर्गीकरण में पहला क्या था? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष में पहले क्या था? ज्ञान, फिर क्या था? बोध, फिर क्या था? अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। तो वही हमको यहाँ पे मिलाना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान, ज्ञान के बाद अवबोध, अवबोध के बाद अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बाद विश्लेषण, विश्लेषण के बाद संश्लेषण और मूल्यांकन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विक्टर ब्लूम का सिद्धांत था। बहुत अच्छे से करिए, खूब पूछ रहा है। अब देखिए हर बार पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूति, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। अच्छा शिक्षण, स्वेच्छाचारी मतलब होता है हम जैसा चाहें वैसा ही बच्चों को पढ़ाएं। तो क्या ये शिक्षण का तरीका अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वही तो कह रहा है कि आप ये बताइए एक अच्छा शिक्षण की विशेषता क्या है, क्या नहीं है? तो स्वेच्छाचारी विशेषता नहीं है, बाकी सब है। सहानुभूति, बच्चों के साथ प्रेम दिखाइए, रहेगा। जनतांत्रिक, जनतांत्रिक हो, वो भी बिल्कुल सही है। वांछनीय सूचनाएं, जो भी सूचनाएं आप जो भी पठन पाठन की प्रक्रिया करिए वो पूर्णतया सत्य हो, ये भी सही बात है। तो स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 9, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था? विक्टर ब्रूम। ऑप्शन नंबर ए, विक्टर ब्रूम। हमने आपको थ्योरी में बताया था जब हम पढ़ रहे थे मनोविश्लेषण सिद्धांत, तो किसने दिया था? विक्टर ब्रूम ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? वैयक्तिक परिवार से, सामाजिक अंतःक्रिया से, सूचना प्रक्रियाकरण से, व्यवहार परिमार्जन से। जरा आप सवाल पर गौर कीजिएगा। कह रहा है अग्रिम, आगे की चीजों को बताने वाला, तो यही तो होता है सूचना। सूचनाएं क्या होती हैं? सूचनाएं हमें अवगत कराती हैं आगे क्या करना है, या आगे की परिस्थितियों को तैयार रहने के लिए हमें सूचनाओं की जरूरत पड़ती है। तो जो सूचना प्रक्रियाकरण है वही अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान का कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन उपयोगी है? अच्छा, पहला, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। रेखीय अभिक्रम, साखी, तैयारी और अर्जन। तो देखिए कौशल को, जैसे कोई स्किल है, उसको उसका स्थानांतरण होने के लिए कौशल अंतरण एक गति है, उद्देश्य नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक गति है। एक गति मतलब जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आप स्किल को सीखते जाएंगे। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप इतना सीखना ही जरूरी है। जितना आप सीख सकते हैं सीख लीजिए, जितना आप स्किल सीखेंगे उतना ही आप डेवलप होंगे। तो क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक अंतः या अंतरण गति है। अंतरण गति मतलब अंदर अंदर एक दूसरे में ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन है, अनिश्चित से निश्चित ये भी है, दृश्य अदृश्य ये भी है, निगमन से आगमन की ओर, ये आपका सूत्र नहीं है। सीखने का सूत्र निगमन से आगमन नहीं है। मैंने आपको लिखाया था 8-9 सूत्र, उसमें ये नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद, बार बार आ रहा है ये। माइक्रो टीचिंग का प्रथम पद क्या होता है? एक ध्यान दीजिएगा, माइक्रो टीचिंग को WLN ने दिया था। किसने? WLN ने। WLN ने। तो पहला चरण क्या था? 6 चरण थे। योजना, पठन, प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः पठन, पुनः प्रतिपुष्टि। तो पहला चरण क्या हुआ? योजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पहले आप योजना बनाइए और पूरा 36 मिनट का कार्य होता है। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 14,
निम्न में कौन अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है? अभी हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था स्मृति स्तर और अवबोध स्तर। स्मृति और अवबोध स्तर को मारिनसन ने दिया था, जिसमें कौन कौन था? अगर आपको याद होगा, उसमें अन्वेषण था, प्रस्तुतिकरण था, आत्मीकरण था और वर्णन था। तो अब देख लीजिए इनमें कौन सा ऐसा है जो अवबोध शिक्षण में शामिल है। तो अन्वेषण पहला, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बोध स्तर में शामिल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, वहां से आप देख लीजिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब, यानी कि शैक्षिक सुधार में विकेंद्रीकरण तब होगा कब? पहला, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारिता बढ़े। बिल्कुल सही बात है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, ये भी सही बात है। स्थानीय व्यक्ति रहेंगे तो शिक्षण कार्य अच्छे से सुचारू रूप से होगा। जैसे अगर आप बच्चा भोजपुरी जानता है, कोई तेलुगु टीचर आके पढ़ाएगा, कहाँ पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो स्थानीय टीचर होना जरूरी है। तीसरा नंबर, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री होनी चाहिए। तीनों सही है। तो ए, बी और सी तीनों के तीनों सही है। एक शैक्षिक उपलब्धि के लिए तीनों होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 16, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा छात्र अनुक्रिया प्रकट करेगा? जैसे मान लीजिए हम इधर मुख कर पढ़ रहे हैं, उधर से कोई बुलाया हमारा नाम लेकर के, तो कैसे? हम पहले हमारे कान में आवाज जाएगी ना कि कोई मेरा नाम लेके बुला रहा है। अब ट्रक की आवाज जाएगी, रेलगाड़ी की आवाज जाएगी, थोड़ी ना हम पीछे देखेंगे। लेकिन जैसे ही हमारे कान में आवाज पड़ेगी, हम पट से पीछे देख लेंगे, अर्थात ध्वनि संवेदना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? सब क्वेश्चन को आसानी से कीजिए, दिमाग पे लोड मत डालिए, बस क्वेश्चन पढ़िए, समझिए। प्रश्न नंबर 17, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? देखिए, पियाजे ने 4 अवधि बताया था। पहला 0 से 2 वर्ष क्या बताया था उन्होंने? संवेदी गामक। फिर बताया था 2 से 7 वर्ष को बताया था पूर्व या प्राक संक्रियात्मक। 7 से 11 वर्ष बताया था मूर्त संक्रियात्मक। और 11 से 18 को औपचारिक कह लीजिए, औपचारिक, या इसी को कहते थे अमूर्त। तो हमसे पूछा है कि प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या थी? 2 से 7 वर्ष, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। कह रहा, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विशेषता विकास की विशेषता नहीं है? अच्छा, मतलब उत्तर बाल्यावस्था, जब बाल्यावस्था बाद वाला होता है तो इसमें कौन सा उसकी विशेषता नहीं है? पहला, भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भविष्य की योजना का सूझबूझ अभी भी बाल्यावस्था में बच्चों में नहीं होता, लेकिन काल्पनिक कथाओं का अंत होने लगता है। जैसे लोग कहते हैं ना, बेटा चंदा मामा आएंगे, पूरी लाएंगे, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है ना, उत्तर बाल्यावस्था मतलब जब 8 वर्ष से ऊपर जाता है, तब वो समझने लगता है कि बकवास कर रहा था, कुछ नहीं होता। यानी कि काल्पनिक कथाओं का अंत होगा, उसकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी, साथ ही साथ विज्ञान की जो कथाएं होती हैं कि विज्ञान के जादू, अद्भुत विज्ञान, उसमें उसकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन अभी इतनी सूझबूझ नहीं होगी कि भविष्य की योजनाओं का निर्माण कर पाए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 19, आगे देखिए, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? जब भी भाषा विकास आएगा सीधा चौमास्की, जहां चाव चाव वहां भाषा, चौमास्की, और सामाजिक आएगा तो बाइगोस्की। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से, अब बताइए जरा। तो थार्नडाइक का जो बिल्ली वाला सिद्धांत था क्या था? बिल्ली बार बार कूद रही थी, मछली नहीं पा रही थी, कूदते कूदते पिंजरा खुल गया, मछली पा गई, अर्थात प्रयास करते करते गलती होते होते वो सीख गई। तो प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था किसने? थॉर्नडाइक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 21, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह, आप खुद बताइए, एक छोटा बच्चा जब 2 साल का होता है, क्या वो अन्य बच्चों के साथ घूमता है? नहीं।
5 साल का रहता है, क्या वो अन्य बच्चों के साथ घूमता है? घूमता है, बट ज्यादा समय अपने माता पिता के साथ बिताता है। लेकिन वही बच्चा जब आप नाम लिखा देंगे, यानी कि जब 6, 7, 8 साल का हो जाएगा, तब बच्चा अपने दोस्तों के साथ ज्यादा रहेगा कंपेरिजन टू माता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बच्चा 8 से 10 वर्ष का होता है सामाजिकरण वाला, ये बच्चा गिरोह बनाना शुरू कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 22। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? पहली है संवेदीगामक, दूसरी पूर्व या प्रासंक्रियात्मक, तीसरी है मूर्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मूर्त संक्रिय अवस्था, जो कि चलता है 7 से लेकर 11 वर्ष तक। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को तेजी से करेंगे, क्योंकि हम ये 5वां पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपने मेरी पूरी क्लास देखी है, नहीं देखी है तो भी टाइम है, आप आराम से देख सकते हैं। कुल मिला के 20 वीडियो है, आधा घंटे का, 10 घंटे का वीडियो है। 2-3 दिन में आप देख लेंगे, फिर आपका ये सब क्वेश्चन हवा हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, रुचि, प्रेरणा, विषय वस्तु का स्वरूप। जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अधिगम में जो योगदान नहीं देगा, देखिए प्रेरणा तो योगदान देगा, रुचि भी देगा और इच्छा भी देगा। जब तक ये तीनों नहीं होगा आप सीख नहीं पाएंगे। इसमें विषय वस्तु का कोई रोल नहीं होता। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बात करते हैं 24 की। निम्न में सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार, मूल प्रवृत्ति, प्राथमिक लक्ष्य, आक्रामकता की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहायता परक। समाज में जब बच्चा जाता है तभी वो एक दूसरे की हेल्प की भावना को समझता है और सीखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 25। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में किसके उदाहरण? जरा आप क्वेश्चन समझिए। पश्च अन्वेषण का मतलब यह है कि हमने पीछे क्या किया था उसको सुधारना या उसमें खोज करना, और साधन साक्ष्य मतलब कौन कौन सा तरीका इस्तेमाल करके हमने अपना लक्ष्य प्राप्त किया है। ये हम कब करेंगे? ये हम तब करेंगे जब हम स्वयं कार्य किए रहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतः शोध। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति सीमा को ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा था? देखिए इसमें जो चारों ऑप्शन है, स्किनर, एबिंगहास, रॉस, एमएलविगी, ये चारों के चारों गलत हैं। जब ये आयोग में केस पड़ गया था तो इसका जो राइट आंसर है वो है गेट्स एवं अन्य। तो 26 नंबर को किसने दिया था? गेट्स एवं अन्य ने। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल था। प्रश्न नंबर 27। निम्न में कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो प्राथमिक नियम क्या था? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो कौन बचा? सहचर्य स्थानांतरण का नियम। ये इनका प्राथमिक नियम नहीं था। ये कौन सा नियम था? ये था गौण नियम। 3 मुख्य नियम थे, 5 गौण नियम थे। मुख्य नियम में कौन था? अभ्यास, प्रभाव और अभ्यास, प्रभाव और उसके साथ साथ तत्परता। तो ये मुख्य नियम नहीं था। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर देखते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया था स्किनर ने। इसे व्यवहार रूपांतरण या नैमित्तिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो व्यवहार रूपांतरण अर्थात व्यवहार पे, जब चूहे को भोजन मिल रहा था तो चूहा बराबर अभ्यास कर रहा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। जहां पे आ जाएगा नैमित्तिक अनुबंधन। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। निम्न में से कौन सा अधिगम की विशेषता नहीं है? पहला, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की आवृत्ति है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो विशेषता कौन सा नहीं है? पहला, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। क्या आप किसी को देख के पढ़ाने के बाद कह सकते हैं
कि 100% हम बच्चे को सिखा दिए हैं, नहीं कह सकते। तो प्रत्यक्ष रूप से आप अवलोकन नहीं कर सकते, बाकी सबका सब सही है। अधिगम प्राणी की आवृत्ति है, बिल्कुल सही है। लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया, ये भी सही है। अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, ये भी सही है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम उसका अवलोकन नहीं कर सकते, ये आपका गलत है। तो दोस्तों, आज के पेपर हम लोगों ने 2018 पेपर फर्स्ट के सीडीपी प्रश्न को देखा। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब टू चैनल। अगली वीडियो में आपसे हम अगले प्रश्न के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।